एक बार इसको वो कर दो, मेरी स्क्रीन ले लो। ठीक ठीक है, ओके। बच्चों आवाज आ रही क्या? नीतू, भुवनेश, केसंता, मीणा, आवाज आ रही क्या? आवाज आ रही है? अब आप लोग एक काम करें, जितने बच्चे ना अपने वीडियो को चालू कर लें, वीडियो को चालू कर लें, आवाज को म्यूट रखें। ठीक है, वीडियो को चालू कर लें आप लोग, वीडियो को। ओके ओके, ठीक है ठीक है। टिंकू, टिंकू, यस सर। गौतम स्वामी, निकिता, नीतू, ओके, सरिता चौधरी, सरिता, गौतम, ओके ठीक है। अपने वीडियो को चालू कर लें। अच्छा, अब एक बार ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं आपको सबको? यस सर। ऑडियो आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आ रही है सर। ओके ठीक है। थंब का एक बार थंब दिखा दीजिए। ओके ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड सर। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने, कल मैंने आपको बेसिक जानकारी दी थी। अब एक बार, कल हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो मैं एक बार वापस दोबारा बता दूं कि जो हम लोगों ने, आप लोगों ने बायोलॉजी जो सब्जेक्ट लिया है, उस सब्जेक्ट के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आप लोगों ने किसी के कहने से लिया है क्या, किसी के देख कर लिया क्या, या फिर आप लोगों का कोई कोई गोल है या कोई आपका अचीवमेंट है। तो मैं बता दूं कि बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किन किन चीजों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एक कैरियर काउंसलिंग का एक जो वीडियो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा आपकी क्लास के लिंक पर, आप देख लीजिए कि आप लोग बायोलॉजी में क्या कर सकते हैं। तो एक बात थोड़ा ध्यान दें, देखो आप लोग पहले ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बात करते हैं 10+2, आप लोग 10+2 बायोलॉजी से अगर आप लोग यूं कह सकते हैं कि पास आउट करते हैं, 10+2 बच्चों 12th को बोलते हैं हम लोग, तो बायोलॉजी के साथ आप लोग क्या क्या कर सकते हैं ये ध्यान दीजिए। गौतम स्वामी, गौतम, ओके समझ आ रहा है आपके? अब देखिए, अब बड़ा कौन, निकिता देवंदा कौन है? निकिता देवंदा, निकिता देवंदा, निकिता देवंदा, ओके। अब देखो 12th क्लास में आप लोग जो बायोलॉजी क्लास जब पास आउट कर लेंगे तो आप लोग क्या क्या कौन कौन से एग्जाम दे सकते हैं, मैं बता रहा हूं थोड़ा सिंपल। जो 12th क्लास के बाद में एक एग्जाम आप लोगों को मालूम है कि बच्चों एक एग्जाम लगता है नीट का, और जिसको लेकर ही शायद हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट बायोलॉजी इसलिए लेते हैं। नीट एक वो एग्जाम है, यानी अगर नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है इसका फुल नेम है, और इस एग्जाम को एक एजेंसी करवाती है, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये ध्यान दें, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, इसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के आधार पर आप लोग इसमें जा सकते हैं एमबीबीएस। ये ध्यान दें, एमबीबीएस इसको सुन लीजिए, आप लोग जानते हो एमबीबीएस का फुल फॉर्म होता है, यानी बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, और बी फॉर बैचलर हमेशा स्नातक के लिए आता है। ये तो सुना होगा बीए, बीए सुना आप लोगों ने, बैचलर इन आर्ट, बीएससी बैचलर इन साइंस, बीकॉम बैचलर इन कॉमर्स, सुना ना आपने? तो ये 20 शब्द हमेशा किसके लिए आता है बच्चों? स्नातक के लिए आता है, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर। समझ आ गया? तो वैसे यहाँ पर एमबीबीएस जो कोर्स हम करते हैं, यानी बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, ये एमबीबीएस यानी डॉक्टर का प्रारंभिक कोर्स होता है। ये ध्यान दीजिए, एक होता है कि इसी नीट के काउंसलिंग, आपके नंबर डिपेंड करते हैं, नंबर कितने आते हैं, और नीट का एग्जाम, ये आपको मालूम है कि नीट का एग्जाम 720 नंबर का होता है, जिसमें नीट क्वालिफाई को करने के लिए मिनिमम अगर बात हम कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 600+ यानी 600 से ज्यादा नंबर लेके आने पड़ेंगे। आप कौन सी कैटेगरी में, आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी एसटी, वो मैटर करता है, लेकिन कम से कम आपको 600 नंबर तो आपको लाने पड़ेगा अगर आप नीट क्वालिफाई या एमबीबीएस में एडमिशन चाहते हैं। तो आप समझ रहे हैं मैं बता रहा हूं जो आपके पायल, समझा? ओके,
अब देखो एमबीबीएस के अलावा फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर नंबर आपके कम होते हैं, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं 720 में से, तो फिर आप लोग किसके लिए वो करेंगे, बीडीएस के लिए। कल भी मैंने बताया था, कल देखा था आप लोग, आवाज नहीं सुनी दी होगी। इसे बोलते हैं बैचलर इन डेंटल एंड सर्जरी, यानी दांतों के जो डॉक्टर होते हैं ना, दांतों के डॉक्टर, उन्हें बोलते हैं बीडीएस। ओके, उसके अलावा फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर नंबर कम है तो फिर आप कौन सी करवा सकते हैं, BAMS, BAMS है, BHMS है, और एक होता है यू कर सकते हैं BNYS है, बी बैचलर एक आप यू कर सकते हैं कि यूनानी है। तो ये एक मेन बीपीटी ये बेसिक कोर्स है, ये ध्यान दीजिए, ये सभी के सभी जो कोर्स है ये डॉक्टर कोर्स है, यानी इनको करने के बाद में आप लोग डॉक्टर बनते हैं, और डॉक्टर बन के अपने अलग अलग फील्ड में अपनी क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी लोगों का इलाज करते हैं। ओके, तो इसके लिए क्या होता है, बीडीएस कौन है, डेंटल डॉक्टर बोलते हैं जो दांतों का ऑपरेशन करते हैं। बीएएमएस, ये ध्यान दीजिए बड़ा, यानी सिंपल बात है, बैचलर इन मेडिसिन एंड सर्जरी इन आयुर्वेदा, यानी जो आयुर्वेद जो डॉक्टर बनते हैं उनकी डिग्री को क्या बोलते हैं, बीएएमएस। समझ आ गया आपके, ये भी डॉक्टर, इसको करने के बाद भी आप लोग क्या, आपके नाम के आगे क्या लग जाएगा बच्चों, डॉक्टर, इसके बाद क्या लग जाएगा, डॉक्टर, इनके बाद क्या लगेगा, डॉक्टर। तो आप डॉक्टर बन गए, लेकिन एमबीबीएस जो होते हैं वो एलोपैथी डॉक्टर होते हैं। एलोपैथी का मतलब होता है जो अंग्रेजी दवाइयां देते हैं, जो फिजिशियन होते हैं, नेफ्रोलॉजी होते हैं, यूरोलॉजी होते हैं, अलग अलग डॉक्टर होते हैं। अब बात आती है बीएमएस, हम लोग ये आप डॉक्टर बनोगे, वो कौन सी पद्धति से इलाज करोगे, आयुर्वेद से। कौन सी पद्धति, आयुर्वेद। आप यानी ये जो डॉक्टर होते हैं आयुर्वेद वाले, ये डॉक्टर भी बहुत अच्छा यू कह सकते हैं इनकम करते हैं। डिपेंड करता है उनकी प्रैक्टिस कितनी बड़ी है, क्योंकि प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब सेकंड थर्ड नंबर बात है बीएएमएस, यानी अगर बात हम करें बैचलर इन मेडिसिन इन सर्जरी इन होम्योपैथ, यानी ये डॉक्टर जो होते हैं ये कौन होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं। समझ आ रहा है आपके, समझ आ रहा है कि निकिता, ओके। तो अब इसके अलावा यू कर BNYS, ये एक कोर्स है, बैचलर इन नेचुरोपैथी, यानी बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड योगा एंड साइंस, यानी ये जो कोर्स है ये भी कौन सा कोर्स है, डॉक्टर का। और तकरीबन ये सभी कोर्स की जो ड्यूरेशन होता है बच्चों सेम होता है, 4.5 साल, यानी 4.5 ईयर, 4.5 साल का कोर्स होता है, और उसमें भी 6 महीने की इंटर्नशिप होती है। ओके, अब लास्ट में होता है बीपीटी, ये होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी, ये वो बेसिक कोर्स है जो आप लोग नीट एग्जाम के, किसके द्वारा, नीट एग्जाम को क्वालिफाई करके देते हैं। समझ आ गया, एक तो ये टारगेट होता है। दूसरा हो सकता है कि आप नीट एग्जाम नहीं देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। एक होता है बीएससी बीएड, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीएससी बीएड जो 4 वर्ष का कोर्स जिसमें 2 डिग्री साथ चलती है, सुना होगा आप लोगों ने, इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीए बीएड और बीएससी बीएड। तो ये कोर्स है बीएससी बीएड, जिसमें आप लोग 4 साल के अंदर बीएससी और बीएड दोनों डिग्रियां पास करते हैं। ये ध्यान दीजिए, इस बीएससी बीएड के बाद में आप क्या कर सकते हैं, एमएससी बीएड कर सकते हैं, एमएड कर सकते हैं, नेट कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, और पीएचडी कर सकते हैं। समझ आ गया आपके, ये कुछ बेसिक कोर्स मैं आपको बता रहा हूं। और ये बीएससी वाला जो कोर्स बता रहा हूं, बैचलर इन साइंस, ये जो कोर्स है, इस डिग्री को पूरा करने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन जो ऑल इंडिया में जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर का हो, सेल टैक्स ऑफिसर का हो, या यूं कर सकते हैं आप लोग किसी भी होटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, आप लोग बैचलर इन नर्सिंग के द्वारा आप लोग मेडिकल में भी आ सकते हैं। यानी काफी जितने भी सर्विसेज हम लोग देते हैं, या सिविल में जा सकते हैं, आरपीएस बन सकते हैं, आरएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, यानी कोई भी एसएससी को पास कर सकते हैं, सीजीएल को पास कर सकते हैं। ये सारा कहां से निकलता है, बीएससी से। और उसी प्रकार 12th में जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, 11th में वो बच्चे क्या करेंगे, बीए करते हैं। कॉमर्स वाले बच्चे क्या करते हैं बच्चों, बीकॉम करते हैं, ये तो मालूम होगा आपको। तो ये वो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए कि आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट क्यों लिया है, भाई बायोलॉजी सब्जेक्ट लेने के पीछे का आपका टारगेट क्या है। समझ आ गया आपके, समझ आ गया सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आवाज आ रही है, ओके। सरिता चौधरी, सरिता आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है सरिता, हाँ सर, ओके। गणेश, हाँ सर। टिंकू, टिंकू, ठीक है, ओके आगे बढ़े।
अब टॉपिक चालू करें अपना। अब देखिए कल हम लोगों ने बेसिकली 12th क्लास को 11th क्लास को हमने डिफाइन किया। अब सबसे पहली बात तो ध्यान दीजिए, 11th क्लास की जो आपकी बुक है, ये बुक आपको लानी है। 11th क्लास की बायोलॉजी की जो बुक आपको लानी है वो है एनसीईआरटी। ये आपको मालूम है लास्ट ईयर से यानी गत वर्ष से हमारा जो सिलेबस है वो कौन बना रहा है? एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, यानी ये वो यूं कह सकते हैं ये हमारे पूरे देश के अंदर सभी जो बोर्ड है, आरबीएससी है, सीबीएसई है, इनका एक्चुअल में क्या बनाता है? सिलेबस बनाता है। तो आप लोगों के 11th क्लास की जो बुक्स आएगी इस बार एनसीईआरटी की आएगी, ध्यान दीजिए आप लोग। और पहले जो आपकी बुक चलती थी 10th में वो चलती थी राजस्थान राज्य पुस्तक मंडल की। तो बोर्ड तो आपका कौन सा बच्चों? आरबीएसई, ये तो मालूम होगा आपको, यानी सेकेंडरी बोर्ड ऑफ अजमेर, क्योंकि हमारा बोर्ड का एग्जाम कौन करवाता है? अजमेर करवाता है, मालूम है ना आपको। तो वैसे हमारे प्रत्येक स्टेट के अंदर, इंडिया में जितने स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में बोर्ड के एग्जाम करवाने वाले बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअली में एजुकेशन बोर्ड बोलते हैं। जैसे आरबीएसई हमारे राजस्थान में कौन सा बोर्ड है? आरबीएसई है, समझ आ रहा होगा। और एक जैसे अगर मैं बात करूं एमपी के अंदर कौन सा होगा, तो वहां पर क्या होगा? एमपी बोर्ड होगा, यूपी में यूपी बोर्ड होगा, बिहार में बिहार बोर्ड, पंजाब में पंजाब बोर्ड। तो बोर्ड एक कमेटी होती है, एक वो इंस्टीट्यूट होता है जो एग्जाम कंडक्ट करवाता आपका। तो ये तो आपको मालूम है कि 10th क्लास का भी आपका एग्जाम लगा नहीं, लेकिन एग्जाम आपका करवाता। तो आपका एग्जाम कौन करवाता बच्चों? आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो मालूम है आपको। और इसका सेंटर कहां पर आपको मालूम है कि कहां पर है? अजमेर के अंदर। समझ में आ गया आपके? तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग बोर्ड होते हैं। अब बात आती है कि 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक लेनी है आपको, ये ध्यान दीजिए, बता दिया जाएगा आपको। अब हम लोग 11वीं कक्षा की बात हम करते हैं। तो कल मैंने आपको बेसिक, कल आप लोगों को मैंने सजीव निर्जीव से शुरू किया, कल बता दिया था आपको, और किया भी होगा आप लोगों ने, किया या नहीं किया? सिद्धार्थ किया ना सजीव निर्जीव? सिद्धार्थ किया ना आपने? आप जो नोट्स भी बनाएंगे, क्योंकि फिर आप लोग नोट्स नहीं, फिर आप पिछड़ जाएंगे। तो आप अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए अब हम लोग हमारे बायोलॉजी का जो चैप्टर है, स्पेशली आप लोगों का, आप जो एक चीज जो 9th में आप जो फटका है, 9th क्लास में बच्चों जो आप फट कर आए हैं वही डिटेल में आप क्या पढ़ेंगे? 11th में पढ़ेंगे। बस इतना दिमाग बैठा लीजिए। 9th में अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि 9th में आपने क्या क्या पढ़ा था, तो यू कैसे जो सिलेबस, यानी विच सिलेबस यू हैव रीड या यू हैव एक्सप्लेन्ड इन 9th क्लास, जो आपने पढ़ा था वही सिलेबस कक्षा 11 में थोड़ा सा क्या बन के आ गया? डिटेल में, डिटेल कर दे, थोड़ा सा बड़ा रूप बन के आ गया। ओके, तो बायोलॉजी भी आपने पढ़ी, 9th क्लास साइंस जो पढ़ी थी, तो साइंस में जो आप लोगों ने जो शुरुआत चैप्टर पढ़े थे बायोलॉजी के, वही चैप्टर आपके किस में आ गए? बायोलॉजी में आ गए। केमिस्ट्री के जो चैप्टर थे वो क्या बनकर आ गए? केमिस्ट्री आ गई। और जो फिजिक्स के चैप्टर थे आपके वो क्या बनकर आ गए? फिजिक्स। ये ध्यान दीजिए, क्योंकि कल मैंने बता दिया था कि आपकी जो 10th या 9th में जो आप साइंस पढ़ते थे वो साइंस से आगे जाकर कितने भागों में बढ़ गई? 3 में। ये तो ध्यान होगा आपको, क्योंकि 10th तक हम उसको क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। और साइंस के ही आगे जाकर पार्ट हो जाते हैं जिन्हें हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी कहते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये तो देखो, कल मैंने आपको बार बार बता दिया था कि सजीव और निर्जीव और बायोलॉजी का अर्थ बता दिया, बॉटनी का अर्थ बता दिया, जूलॉजी का अर्थ बता दिया। ये तो बेसिकली चीज हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। और ये सभी किसकी शाखाएं होती है? ये सभी साइंस की शाखा होती है। जैसे कि फिजिक्स अगर बात हम करें तो विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान, जिसमें हम भौतिक संसाधनों का, भौतिक पदार्थों का, भौतिक क्रियाओं का, समझ आ गया, फिजिकल क्रियाएं जो होती है उनका अध्ययन करते हैं। यानी फिजिकल जो भी क्रिया, जैसे कि विद्युत है, करंट, विद्युत क्या होता है अगर बात हम कर सकते हैं, जिससे अपनी बात है ऊष्मा क्या चीज है, विद्युत चुंबक क्या चीज होती है, ये सब के सब किस में आते हैं? फिजिक्स में आते हैं। अगर बात हम करें केमिस्ट्री क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग रासायनिक क्रियाओं का, रासायनिक पदार्थों का, अणुओं का, समझ आ गया, उनका अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ये सभी किसकी पार्ट से बच्चों? साइंस। ये तो जब भी कभी आप किसी की परिभाषा लिखोगे तो क्या बोलोगे? विज्ञान की वह शाखा, फिर उसके आगे उसकी प्रयोग लिखो। जैसे जीव विज्ञान है, कल हमने पढ़ा था जीव विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग सजीवों का, सजीवों की क्रियाओं का, सजीवों के अंगों का, सजीवों की बनावट का अध्ययन करते हैं। और हम जानते हैं हम लोग सजीव में आते हैं, और सजीव
और हम लोग जानते हैं कि अगर पदार्थ दो प्रकार के सजीव और निर्जीव तो आप जानते ही हैं, और सजीव निर्जीव के बीच में बेसिक अंतर जो कल मैंने बता दिया था ये आपको याद भी होगा। अब आज का जो चैप्टर हम चालू करेंगे ये वो ध्यान दीजिए, वो टॉपिक में चालू करो बच्चों जो आप लोग सब जानते हैं, सेल चालू कर रहे हैं, यानी सेल। और आप अच्छे से जानते हैं सेल आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जो कल मैंने आपको बता दिया था कि जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स, और लिविंग थिंग्स को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सजीव बोलते हैं। तो एक बात ध्यान दीजिए, सजीव का एक विशेषता आपको आज और पता लग जाएगी कि जो कोशिका या कोशिका से मिलके बनते हैं। तो ध्यान दीजिए, सजीव ही हैं जो कोशिका या कोशिकाओं से मिलकर बने, तो निर्जीव कोशिका से मिलकर बने नहीं होते। तो सजीव और निर्जीव के बीच में डिफरेंट तो मैंने आपको कल बता दिया था। जबकि हम जानते जैसे ये मार्कर पेन है, ये माइक है, ये मास्क है, क्या ये कोशिका से मिलकर बनते हैं? तो आपका जवाब होगा नो सर। क्या इसके अंदर श्वसन क्रिया या कोशिका में होने वाली जो क्रियाएं होती है जिन्हें बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रियाएं, जो इस समय आप लोग कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर डेफिनेटली आपकी पूरी बॉडी किससे मिलकर बनती है बच्चों? कोशिकाओं से। ये तो मालूम होगा आपको कि कोशिका, फिर कोशिका मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक तंत्र बनाते हैं। उत्तक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? ये तो मालूम होगा आपको, अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, और वो अंग तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी बनाते हैं। ये तो समझ आता, ये तो 9th पढ़ा होगा आप लोगों ने। नीतू बड़ा 9th पढ़ाना आपने ये चीजें, पढ़ाना आपने ये चीजें। ओके, अब देखो ध्यान दीजिए, अब बहुत सिंपल बात बता रहा हूं कि लिविंग जो थिंग्स होती है वो लिविंग थिंग्स किससे मिलकर बनेगी? कोशिका या कोशिकाओं से। तो सिंपल सी बात आप आज हम लोग चालू करेंगे, कोशिका क्या चीज है। तो एक बार ध्यान दो, कोशिका को लेकर आप लोग 9th क्लास पढ़ चुके हैं कि कोशिका का मतलब होता है यानी सभी सजीवों की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है, सभी सजीवों की क्रियात्मक यानी फंक्शनल और संरचनात्मक इकाई कोई हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। यानी सेल इज ए फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी सभी सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। ये ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी सजीव हैं, यानी बात हम कर रहे हैं कि जो सजीव हैं वो किससे मिलकर बनेंगे? या तो कोशिका या कोशिकाओं से। और हम जानते हैं कि कोशिका के आधार पर सजीव फिर दो प्रकार के होते हैं। अगर बात हम करें, नंबर 1 एक कोशिकीय और बाकी बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में कौन आता है? जैसे कि अमीबा, यूग्लिना, पैरामेसियम, बैक्टीरिया या फिर मोनेरा किंगडम। सुना आपने 9th क्लास में? 9th क्लास में आपने बच्चों पढ़ा होगा एक कोशिकीय। तो एक कोशिकीय सजीव और बहुकोशिकीय सजीव दोनों ही किससे मिलकर बनते हैं? कोशिकाओं से। तो सिंपल सी बात हम करेंगे कि अगर कोई सजीव और निर्जीव में अगर आपको कोई अंतर पूछे कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, तो यू कैन से कि लिविंग जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिका या कोशिकाओं से। ये ध्यान दीजिए, सेल और मोर सेल्स। तो एक सिंपल बात मैं आपको बता रहा हूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप सेल एंड मोर सेल्स, यानी सभी सजीव किससे मिलकर बनते हैं? सभी सजीव या तो बच्चों बने मिलकर बनते हो सेल से या फिर मोर सेल से। समझ आ रहा है आपके? यानी सभी सजीव किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका या कोशिकाओं से। अब अगर कोई सजीव एक कोशिका मिलकर बना हो, जैसे कि बैक्टीरिया, कल मैंने कहा था क्या जीवाणु सजीव है? हाँ। क्यों? क्योंकि जीवाणु जनन कर सकता है, जीवाणु श्वसन कर सकता है, जीवाणु की बात हम कर सकते, जीवाणु में वृद्धि होती है, जीवाणु का विकास होता है। तो इस आधार पर जीवाणु भी कौन हुआ? सजीव। और ये बात मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर मैं सेल पढ़ा रहा हूं तो सेल एक्चुअल में किसकी इकाई बच्चों? सजीवों की। जैसे हम मकान बनाते हैं तो मकान किससे मिलकर बनता है? ईंट या पत्थर से। तो जिस प्रकार एक मकान की दीवार या पूरे कमरे में एक इकाई क्या होती है? ईंट होती है, ब्रिक्स होती है ना, ईंट होती है ना बच्चों, क्योंकि ईंट से मिलकर क्या बनती है? दीवार, और दीवारें मिलकर क्या बनती है? कमरा, और कमरे मिलकर क्या बनाते हैं? मकान। ये तो मालूम होगा आपको। तो वैसे ही आप ध्यान दें कि जिस प्रकार एक मकान में
जिस प्रकार मकान की एक छोटी इकाई का नाम क्या होता है बच्चों, ब्रिक्स यानी ईंट होती है ना, वैसे किसी सजीव, अब वो चाहे पादप हो चाहे जंतु, उसकी इकाई का नाम क्या होगा, कोशिका। क्योंकि सभी सजीव किससे मिलकर बने हैं, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि सभी सजीव या तो मिलकर बनते हैं कोशिका से या कोशिकाओं से। अब जैसे बात आती है कि कुछ सजीव हैं, कुछ सजीव जैसे हम जानते हैं सजीव फिर दो प्रकार के होते हैं, जंतु और पादप। कल पढ़ चुके हम लोग, बताया था आपको मैंने बच्चों, बताया था ना। और जंतु और पादपों के बीच में डिफरेंट तो होते हैं। जैसे जंतु कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हम लोग हैं, हम लोग कौन है, एनिमल्स हैं, और एनिमल्स में हमारा नाम क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, हम लोग गाय भेड़ बकरी कुत्ता बिल्ली मच्छर, इनकी तरह हम भी कौन है, जंतु हैं। लेकिन हम लोग जंतु कहने पर आप लोग अभी गुस्सा करोगे, सर आप हमें जंतु कह रहे हैं, लेकिन हम लोग जंतु ही हैं। ये अलग बात है कि हम लोग कौन से जंतु हैं, विकसित। कौन से जंतु हैं, सबसे एडवांस, इस धरती के, इस प्लेनेट के सबसे बुद्धिशाली जीव अगर कोई है, सबसे शक्तिशाली जीव है तो कौन है, मानव है। और आप जानते हैं क्योंकि मानव के सोचने और समझने की शक्ति सबसे ज्यादा है। जबकि हम जानते हैं कि हमारे अलावा भी कई ऐसे जीव हैं, हमारे अलावा भी कैसे जीव, जैसे अगर बात में हाथी बात हम करूं, एनाकोंडा की बात हम करें, या ब्लू व्हेल की बात हम करें, ये हमारे से आकार में कई गुना बड़े हैं, लेकिन बुद्धि के अंदर बड़े कौन है, ह्यूमन है। क्योंकि मानव ही, ध्यान दीजिए, मानव ही वो प्राणी है जो अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विवेक, अपने थिंकिंग, अपनी मेमोरी और अपने यूं कह सकते हैं कि हुनर के आधार पर आज मानव पृथ्वी के यूं कह सकते हैं सभी स्थानों पर, और पृथ्वी के साथ साथ वो कहां पहुंच चुका है, हम जानते हैं अंतरिक्ष में पहुंच चुके हैं। और जितने भी आविष्कार हम यूज करते, जैसे मैं आपकी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं, तो ऑनलाइन क्लासेज के लिए कंप्यूटर, ये मोबाइल, ये टैबलेट, ये सब किसने बनाए, मानव ने बनाए। समझ में आ गया आपके। तो मानव धरती का सबसे बुद्धिशाली प्राणी है, ये तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सभी जो सजीव होंगे वो किससे मिलकर बनते हैं, कोशिका या कोशिकाओं से। अब बात आती है, ये तो आप समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसको मेन आप लोगों की कोशिका के बारे में बता रहा हूं। कोशिका, एक बात ध्यान दें, कोशिका क्या चीज है, सभी सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। क्योंकि सभी सजीवों में जितनी भी क्रियाएं होती है बच्चों, एक बात ध्यान देना, क्या हम श्वसन क्रिया करते हैं, हाँ, लेकिन वो श्वसन क्रिया हमारे शरीर में कहां होती है, कोशिकाओं में होती है। ये ध्यान दीजिए। हम पाचन क्रिया करते हैं, हाँ, पोषण क्रिया करते हैं, हाँ, तो हमारे शरीर में जितनी भी उपापचय क्रिया होती है, जितनी भी उपापचय क्रियाएं जो हमारी बॉडी में होती है, जिसे आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं क्या बोल सकते हैं, मेटाबॉलिज्म, जो दो प्रकार की होती है, अपचय और उपचय। ये तो पढ़ा होगा, अपचय और उपचय, कैटाबॉलिक और यूं कह सकते हैं मेटाबॉलिक, पढ़ा आप लोगों ने, क्या एनाबॉलिक पढ़ा। तो ये सभी क्रियाएं कहां पर होती है, कोशिकाओं में होती है। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि प्लांट जो पादप होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, वही कोशिकाओं से। लेकिन उनमें कौन सी कोशिका होती है, पादप कोशिकाएं। और हमारे में कौन सी होती है, जंतु कोशिकाएं। तो पादप कोशिकाओं के अंदर यानी पादपों में जो क्रिया होती है, क्या पादप प्रकाशन की क्रिया करते हैं, निकिता, निकिता, यस सर। ओके। तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से अंग में होती है बच्चों, पत्ती में, पढ़ा में, लीफ। और लीफ के अंदर क्या होती है, लीफ में क्या होती है, कोशिकाएं। अब तो आ गया। तो एक्चुअल में किसी भी क्रिया का स्थान क्या है, कोशिका। ये ध्यान दीजिए, मैं फिर कह रहा हूं, इसको आप समझें। हम लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं, हम उत्सर्जन क्रिया करते हैं, हम अवशोषण क्रिया कर बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन ये सारे कार्य हम नहीं करते हैं, बल्कि कौन करती है, कोशिकाएं करती है। तो सभी सजीवों में होने वाली उपापचय क्रियाएं कहां होती है, कोशिका में। और सभी सजीव किससे मिलकर बनते हैं, कोशिका से। इसीलिए कहते हैं कि सभी सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये आप लोग ध्यान, ये मैं बता भी जाऊंगी, ऑल लिविंग थिंग्स, ऑल लिविंग थिंग्स बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, मेड अप ऑफ बाय सेल एंड मोर सेल्स। ओके, या तो कोशिका से या फिर कोशिकाओं से। तो ये तो हम लोग ध्यान कर लेंगे। और कोशिका के बारे में बता दिया कि कोशिका सभी सजीवों के शरीर की कौन सी इकाई बच्चों, इसको ध्यान देंगे। आप लोग पेन भी लेके बैठा कीजिए, आप नोटबुक लेके बैठते हैं क्या, तो लिखे भी, आप लिखते भी लिखा भी करो, ठीक है, लिखते हो ना आप लोग, पायल लिखते हो, हाँ लिखा करो। ओके, जयश्री शर्मा, जयश्री,
जयश्री आवाज आ रही हाँ है? सर। ओके ओके ठीक है। हाँ हाँ, तो सभी सदियों की कौन सी इकाई बच्चों? संरचनात्मक। और संरचना को अर्थ हम जानते हैं फंक्शनल, सॉरी स्ट्रक्चरल। संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कोशिका। ये तो समझ आ गया। कोशिका की बात हम करते हैं, सभी कोशिका से मिलकर बनते हैं। कोशिका सभी सदियों की क्रियात्मक इकाई है, कोशिका संरचनात्मक इकाई है। और कोशिका की बात हम कर सकते हैं, ये ध्यान दो, कोशिका को लेकर और भी विशेषता हम लोग पढ़ते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात हम जानते हैं कि कोशिका को सबसे पहले, अब बात आती है कोशिका को सबसे पहले किसने देखा, तो वो मैं बताऊंगा कि कोशिका को सबसे पहले जो डेड सेल्स है यानी जो मृत सेल्स है उसको देखा था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने, यानी सबसे पहले कोशिका के बारे में बताने वाला साइंटिस्ट कौन था? रॉबर्ट हुक है। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी, ध्यान दीजिए, वो सेल एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने जो देखी थी वो सेल और कौन ही बच्चों? कौन सी सेल थी? डेड सेल थी। और डेड के साथ साथ और कौन सी सेल थी? प्लांट। क्योंकि एक्चुअल में रॉबर्ट हुक ने पादपों की जड़ों की जो, अभी तो आपके समझ नहीं आएगा, कोर, जड़ के अंदर एक कैम्बियम पार्ट होता है, कैम्बियम के अंदर उसने कुछ, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने, तो मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे खाली खाली जगह होती है ना, जिसे बोलते हैं वो खाली जगह किसके लिए होती है? प्रत्येक मधुमक्खी के लिए होती है। जैसे हमारे घर के अंदर क्या होते हैं? कमरे होते हैं, वैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे आपने देखे होंगे स्पेस होते हैं। देखा आपने बच्चों? देखा ना? तो वो स्पेस क्या है? वो खाली जगह क्या है? एक मधुमक्खी का कमरा मान सकते हो उसके छत्ते के अंदर। जैसे हमारे बड़े मकान के अंदर हमारे लिए कमरा होता है, ओके, वैसे मधुमक्खी के छत्ते में प्रत्येक मधुमक्खी के लिए खाली जगह होती है। तो वैसा ही रॉबर्ट हुक ने बताया कि यूं कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार के खाली खाली जगह देखी, यानी कॉर्क, कैम्बियम कोशिका, पादपों की कैम्बियम कोशिका, कैम्बियम भाग में उसने खाली जगह देखी, इस प्रकार की खाली जगह देखी। ध्यान दीजिए, इसी खाली जगह को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल बोला। क्या बोला? क्योंकि सेल का अभिप्राय, जो सेल का वैसे अर्थ क्या होता है बच्चों? रिक्त स्थान। यानी सेल का अभिप्राय क्या होता है? रिक्त स्थान या फिर खाली जगह। उसी खाली जगह के आधार पर आगे जाकर उसका क्या नाम पड़ा? सेल। समझ आ गया? तो सेल को सबसे पहले अगर ऑब्जर्व किसने किया तो वो कौन है? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो सेल देखी थी बच्चों कौन सी थी? डेड है एक। अब फिर मैंने अब आप बोल सर आप कैसे कह सकते हैं कि प्लांट सेल थी? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने इस प्रकार की खाली जगह किसमें देखी? पादपों की जड़ों में, पादपों की जड़ की कैम्बियम में। कॉमन सी बात है। तो वो सेल जो रॉबर्ट हुक ने देखी वो कौन सी होगी? प्लांट। और रॉबर्ट हुक को प्लांट कोशिका में क्या दिखाई दी? ये भी हमें सुन लो। प्लांट कोशिका में सबसे बाहरी भाग दिखाई दी, और हम जानते हैं पादप कोशिका में सबसे आउटर जो भाग होता है वो क्या होता है बच्चों? सेल वॉल होता है। ये तो आप जानते होंगे। तो आज से पता लग जाएगा कि सेल वॉल को भी किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। और मृत कोशिका को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? रॉबर्ट हुक है। अब बात आती है लिविंग कोशिका, यानी जो जीवित कोशिका है उसके बारे में बताया एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले कौन सी कोशिका बताई बच्चों? लिविंग सेल, यानी जीवित कोशिका के बारे में, यानी हु डिस्कवर्ड, यानी सबसे बात है कि लिविंग कोशिका को सबसे पहले किसने खोजा? तो कौन सा किसका नाम आएगा? ल्यूवेनहॉक का नाम आएगा। समझ आ रहे हैं? और डेड सेल का नाम आए तो किसका नाम आएगा? रॉबर्ट हुक का नाम आएगा। तो ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल, कौन सी कोशिका? लिविंग कोशिका। और यहां तक कि ल्यूवेनहॉक ने, यानी ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने, ये जो जीवित कोशिका होती है, लाइक जीवाणु की बात हम कर सकते हैं, सूक्ष्म जीवों की बात हम कर सकते हैं, इन्हीं सूक्ष्म जीवों को उसने क्या नाम दिया? एनिमेलिया। ये ध्यान दीजिए, एनिमेलिया नाम दिया। ओके, और ये एनिमेलिया आगे जाकर रिजन क्या कहलाए? सेल कहलाए। तो सेल को बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई करने वाला वैज्ञानिक तो कौन था? रॉबर्ट हुक। ओके, लेकिन लिविंग सेल्स के बारे में बताने वाला कौन था बच्चों? लिविंग सेल के बारे में बताने वाला कौन था? ल्यूवेनहॉक था। समझ आ गया आपके? ये तो आ ही गया होगा। अब देखो बेसिकली जानकारी, अब मैं आपको बात करूं, जो टाइम भी हमारा अब देखो, अब देखिए, अब बात आती है, ये तो समझ आ गया, ये तो मैंने कुछ वैसी बात बताई। अब बात आती है सेल कोशिका को लेकर कुछ विशेषता दी गई है, और वो विशेषताओं को लेकर हमने आगे बोला सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, यानी कोशिकाओं की विशेषता को बताने वाले सिद्धांत को हम बोलते हैं सेल थ्योरी।
यानी कोशिका सिद्धांत। ये ध्यान दीजिए, सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले सेल थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को बताने वाले वैज्ञानिक थे, दो साइंटिस्ट थे, स्वान और स्लाइडेल। बच्चों दिख रहा है क्या आपको? स्वान और स्लाइडेल यानी दो साइंटिस्ट थे, अलग अलग देशों के, दो साइंटिस्ट थे। एक तो था जूलॉजिस्ट था, यानी एक तो जंतु विज्ञान का विशेषज्ञ था, एक था बोटनिस्ट, एक वनस्पति विज्ञान का। ये ध्यान दीजिए, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ये ध्यान से सुन लीजिए। इन दो अलग अलग साइंटिस्ट ने कोशिका सिद्धांत को लेकर अलग अलग बातें बताई, और फिर इन दोनों को जब पता लगा कि हम एक ही बात पर अध्ययन कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको एक नया नाम दे दिया, कोशिका सिद्धांत। अब मेरी बात समझे, कोशिका सिद्धांत 9th क्लास में पढ़ा होगा। बड़ा आवाज आ रही है क्या? आवाज पायल, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है नीतू? यस सर। आ रही है? ओके। अब ध्यान दो, देखो अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल 2 मिनट और बचे। अभी मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि कोशिका के बारे में। कोशिका क्या है? सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये ध्यान दो, सभी सजीव किससे मिलकर बनते हैं? कोशिका या कोशिकाओं से। कोशिका क्या था? जैसे